हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर 5 दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यही चैप्टर करना है ना। हाँ जी, ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ पीपल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एट वर्क। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लोग जिनके यूनिक करेक्टर्स हैं, अलग अलग करेक्टर्स हैं, ठीक है, अलग अलग कैपेबिलिटी है, अलग अलग स्किल्स हैं, वो सब इकट्ठे मिलके काम करें, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। HR is important in good times. HR is defined as in hard time. ठीक है, गुड टाइम में ये इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हार्ड टाइम में ये अपनी कैपेबिलिटी को दिखाते हैं, डिफाइन करते हैं। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है? जो ह्यूमन हमारे पास है, यानी कि जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए या इंडिविजुअल गोल के लिए, उन सबको कनेक्ट करके रखना, इकट्ठे करके रखना, मैनेज करके रखना और ऐसे रखना कि उनका हम बेस्ट यूज कर सकें। ठीक है, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन। स्कोप क्या है इसका? पर्सनल मैनेजमेंट में, एम्प्लॉयज वेलफेयर में, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में, इन सब में इसका स्कोप है, यानी कि कहाँ कहाँ होते हैं एचआर मैनेजमेंट। अब पर्सनल मैनेजमेंट में एचआर मैनेजमेंट कैसे होती है? मैन पावर को प्लानिंग, हायरिंग में, ट्रेनिंग में, ठीक है, ट्रांसफर में, प्रमोशन में, कंपनसेशन में, लेआउट में, इन सब में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। देन एम्प्लॉय वेलफेयर में कैसे हो गई? HRM डील विद वर्किंग कंडीशन एंड इम्यूनिटीज एट द वर्क प्लेस। ठीक है, HRM वर्किंग कंडीशन पे भी वर्क करता है, मैनेज करता है। इंडस्ट्रियल में कैसे हो गया? यूनियन और मैनेजमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसको बिल्ड करने में, उसको बनाए रखने में। अब फैक्टर इफेक्टेड हैं, फैक्टर्स इफेक्टेड या फोर्स इफेक्टेड जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन साइज। जैसा ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा वैसे ही ह्यूमन मैनेजमेंट बनाई जाएगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो मैनेजमेंट भी कम नीड है। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि हायरार्की, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अगर इस फॉर्म में है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो जो HRM है उसकी जरूरत कहाँ पर है? लोअर लेवल में है या मिडिल लेवल में है या हायर लेवल में है, तो वो देखा जाएगा। देन स्ट्रेटजीज, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट मैनेजमेंट की जरूरत होती है। कल्चर, organization culture is a system of sharing values, beliefs which directly how people behave in the organization। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी इफेक्ट करता है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, तो उनके बिहेव को मैनेज करके रखना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन टॉप मैनेजमेंट एंड लाइन मैनेजमेंट, वही अनदर फैक्टर जो HRM को इफेक्ट करता है, वो कौन सा है? ये डायरेक्शन। ठीक है, HRM जो है वो टॉप लेवल से असाइन हो रहा है या मिडिल लेवल से, इनकी जहां पर होगा उसके हिसाब से वो काम करेगा। देन पावर एंड पॉलिटिक्स, HRM manager has to define the critical elements of the HR practices and crucially determine their source of power। HR जो मैनेजर है उसके पास पावर भी होती है, ठीक है, बाकी जो भी मैनेजर सुपरवाइजर होते हैं
वो भी तो एचआर में ही आते हैं, तो एचआर को उनको भी मैनेज करके रखना पड़ता है जिनके पास पावर भी है। देन एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए, इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, ये सारे फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी में जो जो चेंज आ रहे हैं, अब ह्यूमन रिसोर्स कम हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो रही है, इसमें भी हमें क्या चाहिए, एचआर को मैनेज कैसे करना है। देन लीगल इन्वायरमेंट, लॉ वगैरह हो गए, लॉ के अकॉर्डिंग। वर्कफोर्स डेमोग्राफिक, यानी कि जहाँ पे वो काम करें, जिस एरिया के लोग हैं उनको उसी एरिया के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। आपने देखा होगा एरिया वाइज सैलरी होती है। एरिया क्या, आप जगह वाइज ले लो, लुधियाना की सैलरी, बैंगलोर की सैलरी, बॉम्बे की सैलरी अलग अलग है ना, क्यों, एरिया वाइज, डेमोक्रेसी वाइज। देन कॉम्पिटिटर एक्शन, कॉम्पिटिटर क्या एक्शन ले रहा है उसके अकॉर्डिंग भी मैनेजर को मैनेज करना पड़ता है। देन इंडस्ट्रियल और सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर फैक्टर्स, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करता है एचआरएम। यूनियन एक्शन, यूनियन एक्शन यानी कि जो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट और यूनियन दोनों का जो रोल है उसको भी मैनेज करते हैं। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, 4 ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट इज सोसाइटियल, यानी कि बाहर सबसे, देन ऑर्गेनाइजेशनल, देन फंक्शनल, देन पर्सनल। सोसाइटियल क्या हुआ, सोसाइटी के लिए, ठीक है, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े हमारी सोसाइटी पे, तो ये भी ध्यान रखना किसका, एचआर का। देन ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। देन फंक्शनल, जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं एचआर के पर्सन के द्वारा, ठीक है। द डिपार्टमेंट्स वैल्यू शुड नॉट बिकम टू एक्सपेंसिव एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट डिजर्व, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज की वैल्यू उसके जितना वो डिजर्व करता है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना वो सर्व कर रहा है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देन पर्सनल, यानी कि इम्प्लॉयज के खुद के पर्सनल गोल, उनको भी अचीव करवाना ऑर्गेनाइजेशन की ही ड्यूटी है, ठीक है। जैसे कोई कार लेना चाहता है, वो कार कैसे लेगा, सैलरी से ही लेगा ना अपनी। देन जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आ गए। जर्नल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करना, स्किल और नॉलेजेबल इंप्लॉयज होना, जॉब सेटिस्फेक्शन देना उनको, प्रोडक्टिविटी मेंटेन करके रखना, मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट करना, यानी कि इंडिविजुअल की खुद की डेवलपमेंट भी मैक्सिमम होनी चाहिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्वालिटी को मेंटेन करना, क्वालिटी लाइफ मेंटेन करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करवाना, हाई मोरल और गुड ह्यूमन रिलेशन बनवा के रखना, एथिकल पॉलिटिकल एंड बिहेवियर, यानी कि एथिकल बिहेवियर करना, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट पता होना चाहिए। देन फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करती है, सबसे पहले करती है प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग इज अ मेन फंक्शन। जैसे सब जगह होता है वैसे यहाँ पे प्लानिंग की जाती है, ठीक है, मैनेजमेंट द्वारा, जो कि पर्सनल कॉन्टेक्स्ट पे है इनके। प्लानिंग की जाती है कि जो भी लेबर आ रहे हैं, टर्नओवर कैसे चल रही है हमारी कंपनी की, प्रोडक्शन कैसे चल रही है हमारी कंपनी की, ठीक है, ट्रेनिंग की किस किस को नीड है, ये सब प्लानिंग की जाती है प्रॉपर। देन ऑर्गेनाइजेशन आ गया। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंपनी के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है ग्रुप्स को, ठीक है, इंडिविजुअल के अलग अलग ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब स्किल्ड और अनस्किल्ड, जो स्किल्ड है उनको अलग किया जाएगा, जो अनस्किल्ड है उनको अलग किया जाएगा, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जाती है उनकी। देन डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन दी जाती है कि उनको क्या परफॉर्म करना है, ठीक है, स्किल वालों को क्या परफॉर्म करना है, नॉन स्किल को क्या परफॉर्म करना है। देन कंट्रोलिंग, फिर उनके बिहेवियर को चेक किया जाता है, जो वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनके स्टैंडर्ड को, उनके जॉब को चेक किया जाता है कि वो अप टू द मार्क कर रहे हैं या नहीं, यानी कि जैसे हमने प्लान किया था वैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। देन ऑपरेशनल फंक्शंस आ गए कुछ, जैसे कि प्रोसीजर, इट इन्वॉल्व प्रोसीजिंग एट द राइट काइंड ऑफ पीपल इन एप्रोप्रिएट नंबर टू बी प्लेस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसीजर क्या है कि सही पर्सन सही जगह पर
राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, ठीक है। देन जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब को आइडेंटिफाई करना कि नेचर क्या है जॉब का, काम क्या करना है तुम्हें। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो मैन पावर है हमारे पास जो काम कर रही है उनको प्लान करना कि इनसे हम अच्छा काम कैसे करवा सकते हैं। देन रिक्रूटमेंट, अगर कोई मैन पावर चाहिए आपको, अप्लाई कर रहा है कोई जॉब के लिए या आपको चाहिए, आप सर्च कर रहे हो, देन रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन, उन सारे कैंडिडेट में से जो आपको सुटेबल है आपकी कंपनी के लिए उसको सिलेक्ट कर देना। देन प्लेसमेंट, उनकी प्लेसमेंट करना, यानी कि अब राइट पर्सन को राइट जगह पे बिठा देना, जो पर्सन को जो काम देना उसको वो काम के बारे में बता दें, उसकी वहां पे प्लेसमेंट कर दें। देन इंडक्शन और प्लेसमेंट, फैमिलियर द न्यू एम्प्लॉय विद द कंपनी, ठीक है, उस न्यू एम्प्लॉय को कंपनी के इन्वायरमेंट में लेके आना, कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ उसको फैमिलियर करवाना, दैट इज इंडक्शन। देन डेवलपमेंट फंक्शंस आ गए, परफॉर्मेंस जो है वो चेक करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस जो है अगर तो अच्छी चल रही है तो प्रमोशन करना, मोटिवेट करना, ठीक है, अगर बुरी चल रही है तो पनिशमेंट देना, जैसे भी आप अप्रेजल करते हो, यानी कि जैसे भी अप्रिशिएट करते हो वैसे करना। देन जॉब की परफॉर्मेंस, उसको डेवलपमेंट पे ध्यान देना, ट्रेनिंग करवाना, लर्न करवाना न्यू न्यू नॉलेज, ठीक है। मैनेजरियल टैलेंट, ठीक है, प्लानिंग करना, करियर एम्प्लॉय के करियर की प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करना, मेंटेनेंस करना। देन नेक्स्ट आ गया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, a student, a teacher, a professional, an employee, a businessman, all of these make some advanced decision about the thing to be done in future. सब लोग, आप लोग भी हो, आपने जो करना है, आपने एडवांस में डिसीजन लिया ना कि एमबीए करके हम यहाँ पे जॉब करेंगे, एमबीए करके हमें ये जॉब मिलेगी, ये आपका एडवांस डिसीजन था ना, उसके बाद एमबीए ली ना आपने। तो वही बोल रहे हैं कि सब अपना डिसीजन एडवांस में लिए होते हैं, और उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग बोलेंगे। हम लोग क्या है, हम एचआर ही हैं, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स ही हैं, ह्यूमन ही है, तो हम लोगों ने जो प्लानिंग की दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, आइडेंटिफाई करना जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है और जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, उसको दोनों को मीट करना, ठीक है, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट दोनों को मीट करना। देन डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कैसे बताया उन्होंने, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड means of meeting the requirements in order to carry out the integrated plan of the organization. ऑर्गेनाइजेशन में एचआर प्लानिंग क्या होता है कि वो प्रोसेस है जब हम अपनी मैन पावर को यूज करेंगे, ठीक है, कहाँ यूज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग को फुलफिल करने के लिए, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को फुलफिल करने के लिए। प्लानिंग की नीड क्यों पड़ती है, रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सन, पर्सन को रिप्लेस करना होता है, मान लो ओल्ड एज हो गई या किसी की डेथ हो गई, तो वहां पर नए पर्सन भी तो चाहिए, तो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कौन लेके आना है, कैसे लेके आना है। देन लेबर टर्नओवर, अगर लेबर की टर्नओवर ज्यादा आ रही है, यानी कि वो छुट्टियां बहुत कर रहा है, तो भी हमें न्यू रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। एक्सपेंशन, अगर हमने कोई नया सेक्टर ऐड करना है, हम नया काम शुरू कर रहे हैं कोई, अब पुराना काम तो चल ही रहा है, उसके साथ एक एडिशन काम शुरू करें, तो वहां पे भी हमें प्लानिंग की जरूरत। देन टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग भी हमें प्लानिंग की जरूरत है एचआर की। देन असेसिंग नीड, काम को चलाने के लिए, असेस करने के लिए, ठीक है, हमें मैन पावर की नीड है। अब प्रोसेस आ गई पूरी, कैसे कैसे प्लानिंग की जाएगी। फर्स्ट एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान देखे जाएंगे। 1 मिनट बेटा।
हाँ जी, ठीक है। सबसे पहले एनालाइज करना है, देन फोरकास्ट द ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। फिर हमने फोरकास्ट करना, ओवरऑल फोरकास्ट यानी कि फोरकास्ट करेंगे कि हमें ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है कितनी, यानी कि ऐसी कितनी जॉब है जिसपे लोग काम नहीं कर रहे हैं, कितनी जॉब्स हैं जो वेकेंट पड़ी है। ठीक है, लाइक वैकेंसी निकालते हैं, जो टीचर की रिक्वायरमेंट होती है वही निकालते हैं ना। तो वही वैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट चेक करना कि हमें किस वुमन की रिक्वायर्ड। ठीक है, कंप्यूटर टीचर चाहिए, होम साइंस टीचर चाहिए, कौन सा टीचर चाहिए। देन एनालाइज ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई। तो फिर ये एनालाइज करना कि हमें ह्यूमन रिसोर्स लाने कहाँ हैं, इंटरनली लाने हैं या एक्सटर्नली लाने हैं। इंटरनली यानी कि जो हमारे पास काम कर रहे हैं उनको ही एक और काम सौंप दिया जाए, या बाहर से नया पर्सन मंगवाया जाए काम करने के लिए। देन एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप्स। जो भी मैन पावर के बीच में गैप है, यानी कि जितना हमें चाहिए और जितने हमें मिल रहे हैं, उसको एस्टिमेट करना। सप्लाई और डिमांड को एस्टिमेट करना कि हमें कितने अच्छे लोग मिल सकते हैं। देन एक्शन प्लान, फिर एक्शन में लेके आना प्लान। ठीक है, उस गैप को फुलफिल करना, रिक्वायरमेंट करना, ठीक है, सिलेक्शन करना। देन मॉडिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन प्लान। फिर जो प्लान बनाया था उसको एक्सटर्नल सोर्स के अकॉर्डिंग देख के मॉडिफाइड करना थोड़ा बहुत। देन कंट्रोल एंड रिव्यू, फिर एंड में हमने रिव्यू करना कि जो हमने प्लान बनाया था उस अकॉर्डिंग वर्क हुआ है या नहीं। इसके एडवांटेज क्या है? फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है, सिलेक्शन प्रोसेस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हेल्पफुल होता है, पर्सनल की प्लेसमेंट करने में हेल्पफुल होता है, यानी कि लोगों को सही जगह पे सही लोगों को लगाने के लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक करने के लिए हेल्पफुल होता है, यानी कि पता चलता है कि कौन कितना काम कर रहा है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी देने में हेल्पफुल होता है एचआर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज में। लिमिटेशन क्या है? फ्यूचर ही अनसर्टेन है। हमने फ्यूचर की प्लानिंग तो कर ली, लेकिन फ्यूचर ही अनसर्टेन है। मान लो जिस काम पे काम करने के लिए मैं उसको रखना चाह रही थी, उस काम की अब नीड ही नहीं रही, तो फिर एचआर क्या करेगा? ठीक है। देन कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी बहुत डिफाइन करता है। अगर टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड ह्यूमन रिसोर्स के लिए अच्छा आएगा तो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ सरप्लस स्टाफ। हमारे पास ऑलरेडी ही स्टाफ जो होता है वो एक्सेस में होता है। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ होता है वो उसके पास ऑलरेडी ही एक्सेस में होता है, यानी कि ज्यादा ही होता है। तो रिक्रूटमेंट और न्यू स्टाफ की जरूरत ही नहीं पड़ती। टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। अब अगर मान लो हमने न्यू स्टाफ रखना भी है या किसी पुराने स्टाफ को ही ट्रेनिंग देनी है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है पूरा। देन एक्सपेंसिव भी है, ट्रेनिंग जो है वो इजी नहीं दी जाती। ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत ट्रेनर्स बुलाने पड़ते हैं, एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ते हैं, उनको फिर पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डिफरेंट लेवल्स। हर लेवल पे प्लानिंग जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, हर लेवल की प्लानिंग हम सेम नहीं कर सकते। लाइक मार्केटिंग की प्लानिंग, मार्केटिंग वाले जो हैं वो मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं, और फाइनेंस वाले हैं वो फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं। अब हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केटिंग और फाइनेंस दोनों की प्लानिंग सेम होनी चाहिए। उन्होंने फाइनेंस देखना है, उन्होंने मार्केट देखनी है। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल लेवल, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, इसमें भी एचआर यूज होने लग गया। देन एचआर, अब वो बोले ह्यूमन रिसोर्स नेशनल लेवल पे कैसे यूज होता है। ठीक है, एजुकेशन में भी यूज होता है, स्कूल्स में, हेल्थ में भी यूज होता है, एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट प्लान में, सब में एचआर की रिक्वायरमेंट होती है। देन कुछ सेवरल सेक्टर्स आ गए, सेक्टोरियल लेवल पे भी एचआर की नीड होती है, लाइक इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। देन इंडस्ट्री लेवल में कैसे? ऑपरेशन करवाने के लिए, मतलब काम करवाने के लिए, आउटपुट निकलवाने के लिए। यूनिट लेवल पे कैसे? यूनिट लेवल में बिजनेस का जो प्लान होता है वो परफॉर्म कौन करता है? मेन यूनिट लेवल ही करता है। तो कोई शॉर्टेज ना हो, किसी चीज की कम ना हो, ठीक है, टर्नओवर ना हो लोगों की, उसके लिए हम एचआर प्लानिंग करते हैं।
देन डिपार्टमेंट लेवल पे मैन पावर को नीड देने के लिए, मैन पावर को मोटिवेट करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। देन एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं? गवर्नमेंट फैक्टर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इफेक्ट करती हैं एचआर को। ठीक है, उन्होंने पॉलिसी बना दी कि ये नहीं करना ह्यूमन रिसोर्स के साथ, तो कोई भी इंडस्ट्री वो कर ही नहीं सकती है क्योंकि वो पॉलिसी में है, तो वो फिर प्लानिंग को इफेक्ट करेगा ना। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है उसमें भी एचआर इफेक्ट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी एचआर को इफेक्ट करती है। बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्ट करती है, टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है, इंटरनेशनल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। देन कुछ इंटरनल फैक्टर्स आ गए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसीज जैसी बनाई गई हैं वो इफेक्ट करती हैं। स्ट्रेटेजीज इफेक्ट करती हैं कंपनी की। जॉब एनालिसिस, जॉब कौन सी है, सेटिस्फाइड है ह्यूमन या नहीं, वो इफेक्ट करती है। टाइम हॉरिजॉन, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तो नहीं चल रहा। ठीक है, ये सब। देन ऑब्जेक्टिव्स आ गए। ठीक है, कि एचआर प्लानिंग जो है इसका मेन मकसद क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है इसका? क्या ऑब्जेक्टिव होता है? फ्यूचर के लिए मैन पावर को रेडी करना। ठीक है, स्किल की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको फुलफिल करना। ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट जो है, या ट्रेनिंग की जो नीड, जो डेवलपमेंट की नीड है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको फुलफिल करना। सरप्लस और शॉर्टेज ना आए उसको ध्यान में रखना एचआर की। सैलरी और वेजेस को कंट्रोल करना। ऑप्टिमम यूज करना जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके। देन बैरियर्स आ गए। बैरियर्स यानी कि कुछ रुकावटें। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कुछ रुकावटें, वो कौन सी है? रेसिस्टेंट बाय एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, लोग जो है वो कतराते हैं कुछ भी नया अडॉप्ट करने से। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो प्लानिंग करने से कतराती है। ठीक है, तो इस वजह से ये बैरियर है कि हम एचआर प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाते। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जो मैन पावर है वो अंडर यूटिलाइजेशन रह जाता है, यानी कि उनका प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे वो नहीं आ पाते। एजुकेशन और स्किल का लैक होना। ठीक है, उनके पास स्किल और एजुकेशन लैक होना, कम होना। अनसर्टेनिटी, फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए तो भी वहां पे भी एचआर प्लानिंग नहीं कर सकते। अनएडुकेसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो इंडिया में अच्छे से नहीं मिल पा रही। ठीक है, इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं होगी, सटीक नहीं होगी, सही नहीं होगी, तो एचआर प्लानिंग कैसे हो सकती है? हाई रेट ऑफ एग्जीक्यूटिव टर्नओवर, यानी कि फास्ट ग्रोथ हो रही है, लोग फटाफट, कंपनी के लोग जो है वो फटाफट तरक्की कर रहे हैं, तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जितने जल्दी बढ़ेंगे उतनी ही मुश्किल होगी एचआर प्लानिंग। देन कंफ्लिक्ट बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एचआर, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आपस में टकरा जाती हैं। एचआर तो वही है ना, ह्यूमन तो वही है ना, तो जब उनको शॉर्ट टर्म अलग प्लानिंग दी जाएगी, लॉन्ग टर्म अलग, तो उसमें कंफ्लिक्ट हो सकती है। देन इन अप्रोप्रिएट एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एचआर की प्रॉपर सही इंफॉर्मेशन ही नहीं है, लोगों का सही में पता ही नहीं है कि वो कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सी जॉब पे है। ठीक है, अनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। हाँ जी, हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। क्लियर है चैप्टर 5? कोई डाउट? हाँ जी, चैप्टर 5 क्लियर है। यस मैम। यस इजी था, अच्छा ही था। नेक्स्ट आ गया चैप्टर 6, दैट इज व्हाट इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या है? जॉब एनालिसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ defining and determining the duties, responsibilities and specification of a given job। जो भी जॉब हमें दी गई है उसकी ड्यूटीज क्या करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे करना है, और उसकी उसमें जो स्पेसिफिकेशन क्या क्या होना ही चाहिए।
इसको डिटरमाइन करना, इसको डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना, यानी कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे जब आप लेके जाते हो तो उसको बताना कि उसको करना क्या है वहां पे। किसी ने आपने किसी को टाइपिंग का काम दे दिया तो उसको ये तो बताओ टाइप क्या करना है। तो इसी तरह हो गया, जॉब पे रख लिया तो उसको ये तो बताओ जॉब कौन सी करनी है, जॉब को एनालिसिस करना। देन इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट आ गया जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब के रिलेटेड जो भी डाटा है, जॉब को स्पेसिफाई करना। ठीक है, पूल ऑफ टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं। देन जो हमारे पास जो जॉब का टाइटल है, जो हमारे पास जॉब है उस अकॉर्डिंग हम पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन सब कंपोनेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शंस, जॉब आइडेंटिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन। जॉब आइडेंटिफिकेशन यानी कि जॉब का टाइटल, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में काम करना है, किस प्लांट पे काम करना है, उसको आइडेंटिफाई करना। जॉब समरी यानी कि जॉब की ड्यूटी एंड जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम सेकेंडली इट गिव एस क्विक कैप्सूल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द जॉब। ठीक है, जॉब समरी क्या बोलते हैं? क्विक कैप्सूल एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसको जॉब के बारे में एक छोटी सी समरी दे देना कि आपने यहाँ पे ये काम करना है, ऐसे ऐसे काम होएगा, इन ये आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, एक छोटी सी समरी दे दो। लाइक अगर हम टीचर बनते हैं, टीचर में भी जाते हैं तो हमें बता दिया जाता है ना कि आपको कंप्यूटर के टीचर के लिए रख लिया गया है, आपको 6, 7, 8 को पढ़ाना है, ये आपके पीरियड हो सकते हैं, इतने में हमारा रिसर्च टाइम होता है। दैट इज प्रॉपर जॉब की समरी दे दे, छोटी फॉर्म में क्विक कैप्सूल दे दो। जॉब ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना कि क्या काम कैसे करना है। देन रिलेशन विद द अदर जॉब, अदर लोगों के साथ, अदर लोकेशन के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे रिलेशन रखना है वो। देन सुपरविजन, कंट्रोल करना, ठीक है, कैसे काम कर रहे हैं आइडेंटिफाई करना। मशीन टूल एंड इक्विपमेंट, हाँ जी, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. ओके। देन वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन कैसे होनी चाहिए? हजार्ड्स, ठीक है, रिस्क कितना है उनके काम करने में। देन नेक्स्ट आ गया जॉब स्पेसिफिकेशन। हमने पढ़ा जॉब एनालिसिस, अब जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? रिटन स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, फिजिकल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। जॉब एनालिसिस में हमने टाइटल बताया था जॉब का, जॉब करनी क्या है वो बताया था। अब हम स्पेसिफिकेशन चेक करें कि जो हमें 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 चाहिए, क्या इस पर्सन के पास उस अकॉर्डिंग वो हमारी नीड पूरे करने की स्पेसिफिकेशन है या नहीं। ठीक है, अगर मुझे बीबीए को पढ़ाना है तो मेरे को एमबीए का स्टूडेंट चाहिए होगा ना, या एमबीए रिलेटेड टीचर चाहिए होगी ना। ठीक है ना, अगर हमें कॉलेज लेवल पे पढ़ाना है तो क्या आगे यूजीसी करो। क्यों आती है यूजीसी? क्योंकि यूजीसी इज अ स्पेसिफिकेशन। देन सब कंपोनेंट्स, अब इसके सब कंपोनेंट्स क्या हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल, पर्सोनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, डेमोग्राफिक नेचर। ये जॉब एनालिसिस है। जॉब एनालिसिस के अंदर आता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब के बारे में बताना कि लोकेशन क्या है, समरी देना, कैसे काम करना है, वर्किंग कंडीशंस क्या है। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? पर्सन की अकॉर्डिंग कि इस जॉब में हमें क्या क्या स्पेसिफिक चाहिए, कि तुम्हारे पास क्या क्या होना ही चाहिए। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतनी स्किल्स होनी चाहिए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, ये सब।
देन मेथड्स आ गए जॉब एनालिसिस के। फर्स्ट आ गया पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जब भी जॉब एनालिसिस करनी है, यानी कि राइट पर्सन राइट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जॉब देनी है, स्किल के अकॉर्डिंग जॉब देनी है, तो हम पर्सनल ऑब्जर्वेशंस करेंगे पहले तो। ठीक है, एम्प्लॉयज की डेली रूटीन देखेंगे कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसकी डेली परफॉर्मेंस से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। देन क्वेश्चनियर बनाएंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे एम्प्लॉय से। ठीक है, फिर वो उसके आंसर देगा, फिर उस अकॉर्डिंग उसकी जॉब डिफाइन की जाएगी। ठीक है, लाइक उनसे पूछ लेना हाउ इज द वर्किंग कंडीशन। ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ का। वो जैसे हम रेटिंग देते हैं वैसे वो रेटिंग वाला सिस्टम होगा। देन इंटरव्यू कंडक्ट करना। ठीक है, उनको जॉब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देना विद इन ए इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दो तरह के इंटरव्यू हो गए। फर्स्ट आ गया स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कौन सा हुआ? All interviewees are asked the same question in the same order. Interviewer record, compare and evaluate answer against standardized criteria. सिंपल जो इंटरव्यू चलते हैं, ठीक है, जो हम दे के आते हैं कंपनीज में, दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर बना हुआ, उन्होंने हमसे सवाल पूछना है, हमने आंसर देना है। उन्होंने इवेल्युएट करना है कि ये आंसर ये बंदा हमारे काम के लिए सही है या नहीं। देन अनस्ट्रक्चर क्या है? बिना किसी स्ट्रक्चर के एज अ कन्वर्सेशन में उस पर्सन को हमने अपने काम के लिए सिलेक्ट करना। जनरल कन्वर्सेशन। देन कंपोनेंट्स क्या है जॉब एनालिसिस के? ऑक्यूपेशन, एलिमेंट, टास्क, ड्यूटी, पोजीशन, जॉब। यहाँ पे आ गए। एलिमेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, टास्क। आइडेंटिफाई करना यूनिट के अकॉर्डिंग उसका टास्क, ड्यूटी देना उसको, पोजीशन बताना उसकी, जॉब ग्रुप में कैसे काम करना है वो बताना, ऑक्यूपेशन स्किल के अकॉर्डिंग, जॉब फैमिली यानी कि सिमिलरिटी विद द ग्रुप्स, अदर ग्रुप के साथ उसकी कैसे सिमिलरिटी, कैसे उसने अदर ग्रुप के साथ रिलेट करना है। देन प्रोसेस आ गई, प्लानिंग जॉब एनालिसिस की प्रोसेस। सबसे पहले प्लानिंग करो। प्लानिंग तो बेटा करनी है, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जॉब एनालिसिस कौन सी जॉब के लिए रखना है। देन प्रिपेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग जॉब एनालिसिस। देन जो भी हमने प्लान किया है उसको कम्युनिकेट करना, बाकियों को बताना। देन कंडक्टिंग, फिर जो हमने प्लान बना लिया है उसको कंडक्ट करना, उसको लेके आना, काम में लेके आना। देन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन डेवलप करना। देन मेंटेन करना, अपग्रेड करना जॉब के डिस्क्रिप्शन और सिंप्लीफिकेशन, या कि बनाए रखना, कंट्रोल बोलते हैं जिसको। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है इतना सब? देन प्रॉब्लम्स आ गई। ये हमने जॉब की
प्रोसेस पढ़ी है, अब उसकी प्रॉब्लम्स आ गई कि जॉब एनालिसिस करते वक्त प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है। मैनेजमेंट की सपोर्ट कम होती है, ठीक है, मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता, कोऑपरेट एम्प्लॉयज कोऑपरेट नहीं करते एक दूसरे के साथ, नीड ही नहीं आइडेंटिफाई हो पाती कि हमें नीड क्या है, किस काम को कौन सा काम पहले करना है, हमें नीड ही नहीं पता चलती। बायसनेस आ जाती है थोड़ी बहुत एनालिसिस में, ठीक है। सिंगल डाटा सोर्स, जो जॉब एनालिसिस जो के लिए डाटा आता है वो सिंगल सोर्स है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा सिंगल सोर्स से आता है। इस वजह से ये भी एक क्या है, प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइज एनालाइज करने में। हाँ जी, जॉब डिजाइन हम कल पढ़ते हैं। क्लियर है जितना हमने आज पढ़ा? Yes, ma'am. ओके, गुड फॉर ऑल।